नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आज यानी चारशंबे के रोज एयर इंडिया की उड़ानें अमेरिका नहीं गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका में 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की शुरुआत हो चुकी है। एयर इंडिया ने ट्वीट कर कहा कि चारशंबे को उसकी दिल्ली न्यूयॉर्क, दिल्ली सैन फ्रांसिस्को, दिल्ली शिकागो, मुंबई न्यू जर्सी की उड़ानें नहीं चलेंगी। इसके अलावा एयरलाइंस ने दिल्ली से वाशिंगटन जाने वाली उड़ानों को भी रीशेड्यूल करने की बात कही। एयर इंडिया ने उड़ानें रद्द करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि 5G नेटवर्क से फ्लाइट्स के कम्युनिकेशन सिस्टम को काम करने में बड़ी परेशानी हो सकती है। कई दूसरी एयरलाइंस का भी कहना है कि एयरपोर्ट के आसपास 5G टेक्नोलॉजी की वजह से खतरनाक परेशानियां हो सकती हैं। इसे देखते हुए 5G टेक्नोलॉजी को रनवे से 2 मील की दूरी पर ही रखा जाए। कुछ एयरलाइंस के सीईओ ने अमेरिकन ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर कहा कि एविएशन इक्विपमेंट में जरूरी अपग्रेड या बदलाव के बिना अगर 5G को इंप्लीमेंट किया गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। 5G टेक्नोलॉजी की वजह से प्लेन के एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई को नापने की कैपेसिटी मुतासर हो सकती है। यूनाइटेड एयरलाइंस के सीईओ स्कॉट किर्बी ने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर टेलीकम्युनिकेशंस कंपनियां एयरपोर्ट के पास 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं तो उनके ऑपरेशंस पर नेगेटिव असर पड़ेगा। अहम हवाई अड्डों के करीब 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टाला जाना चाहिए। एयरलाइंस कंपनियों के इंतबाह के चलते मोबाइल सर्विसेज कंपनी AT&T और वेराजोन 2 बार 5G की लॉन्चिंग टाल चुकी हैं। एविएशन रेगुलेटर FAA ने कहा कि उसने कुछ 5G वाले इलाकों के अंदर ट्रांसपॉन्डर को काम करने की छूट दी है। 5G के C बैंड से मुतासिर होने वाले 88 एयरपोर्ट में से 48 के पास नई तकनीक को हरी झंडी दी गई है। एयरलाइंस को तशवीश है कि इन एयरपोर्ट्स में अनसर्टिफाइड इक्विपमेंट में हजारों उड़ानें ठप हो सकती हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस ने पीर के रोज कहा था कि मौजूदा 5G वायरलेस की वजह से साल भर में 15,000 उड़ानें और 12.5 लाख मुसाफिर मुतासिर होंगे। बेंगलुरु एयरपोर्ट से एक साथ उड़ान भरने वाली इंडिगो की 2 फ्लाइट्स टकराने वाली थी, लेकिन राडार कंट्रोलर की वजह से यह हादसा टल गया। यह वाकया 7 जनवरी का है, लेकिन इसका खुलासा अब हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट 6E455 ने बेंगलुरु से कोलकाता और फ्लाइट 6C246 ने बेंगलुरु से भुवनेश्वर के लिए एक साथ उड़ान भरी थी। दोनों फ्लाइट्स ने अगल बगल के रनवे से एक ही डायरेक्शन में उड़ान भरी थी। उड़ान के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। दोनों फ्लाइट्स उस वक्त 3000 फीट की ऊंचाई पर थे और इनमें 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट में कहा कि हवा में फ्लाइट्स के टकराने से बचाने के लिए राडार कंट्रोलर लोकेंद्र सिंह ने फ्लाइट्स को अपनी डायरेक्शन बदलने को कहा था। अरब ममालिक में बढ़ती हुई कशीदगी के असरात तेल की कीमतों पर भी पड़ने लगे हैं और कीमतें 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अबू धाबी एयरपोर्ट पर हौसी बागियों की जानिब से ड्रोन हमला किया गया था, जिसमें 2 हिंदुस्तानी और 1 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गया था। इस हमले के बाद तेल की रसद में मुमकिन रुकावटों के पेश नजर कीमत में $1 का इजाफा हुआ, जो साल रवा में होने वाला सबसे बड़ा इजाफा है। इस हवाले से माहिरीन की जानिब से कहा गया कि नए जोग्राफियाई व सियासी कशीदगी के बायस पूरी मार्केट में मुश्किल सूरत हाल के आसार सामने आए हैं और ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर 85 सेंट या 1% बढ़कर $87.33 पर फी बैरल पर पहुंच गई है। इसे कबल ऐसा 29 अक्टूबर 2014 को हुआ था, जब एक रोज में $87.55 फी बैरल तक पहुंचा था। इसी तरह US वेस्ट इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत में 1.13 या 1.4% तक का इजाफा देखा गया, जो कि 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। जबकि पीर के रोज अमेरिका में आम तातील की वजह से तिजारत मुअत्तल रही। हौसियों की जानिब से ड्रोन और मिसाइल की मदद से ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाए जाने के बाद भी खबरदार किया गया कि वो मजीद अहदाफ को भी निशाना बनाएंगे। जबकि दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा कि वो उन दहशतगर्द हमलों के खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सीनियर तरीन लीडर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। चारशंबे के रोज अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश बीजेपी यूनिट के सदर स्वतंत्र देव सिंह और रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में
बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। इसके बाद उन्होंने पार्टी सदर जगत प्रकाश नड्डा और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि मैं हमेशा वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतासिर रही हूं। मेरी सोच में मुल्क सबसे पहले है। अब मैं कौम की आराधना के लिए निकली हूं। मैं बीजेपी की दीगर तमाम स्कीमों से मुतासिर हुई हूं, जिनमें स्वच्छ भारत मिशन, खवातीन के लिए स्वावलंबन जीवन शामिल है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी। नेता मुलायम सिंह जी की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और कारण क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश सपा के शासन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। पूरा मेरठ, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद इस बेल्ट का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव है। और सपा के शासन में गुंडागर्दी, और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी, तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने चाशुमे के रोज कहा कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के बाद रियासत में एसपी की हुकूमत बनने पर समाजवादी पेंशन स्कीम को एक बार फिर शुरू किया जाएगा। अखिलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एसपी हुकूमत में समाजवादी पेंशन स्कीम शुरू की गई थी। उसके तहत तकरीबन 50 लाख गरीब लोगों की मदद हो रही थी। पार्टी ने तय किया है कि एसपी हुकूमत बनने पर इस स्कीम को दोबारा शुरू किया जाएगा। इसमें बेनिफिशियरीज को 18,000 रुपए मिलेंगे। इससे पहले स्कीम के मुस्तफीदीन को 6,000 रुपए मिला करते थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की रुकनीत अख्तियार करने वाली उनके ही कुंबे की रुकन अपर्णा यादव को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि समाजवादी नजरियात की तौसी हो रही है। हमें उम्मीद है कि हमारे नजरियात वहां भी पहुंचकर आइन और जमहूरियत को बचाने का काम करेंगे। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। स्वागत है अखिलेश का, स्वागत है। आज जरूरत के हिसाब से और जिन राजनीतिक परिस्थितियों में आज चुनाव आगे बढ़ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पे जनता खड़ी। आज जरूरत के
उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब में अब तृणमूल कांग्रेस की चीफ और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की भी एंट्री होने वाली है। तृणमूल कांग्रेस सरबराह ममता बनर्जी यूपी में समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव के लिए वोट मांगेंगी। आइंदा 8 फरवरी को ममता बनर्जी राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी चीफ के साथ एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। खबर है कि इसके बाद वो पीएम मोदी के पार्लिमानी हलके वाराणसी में भी समाजवादी पार्टी के लिए ऑनलाइन तशहीर करेंगी। दरअसल गुज़िश्ता महीने ही ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर जरूरी हुआ तो उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाब में अखिलेश यादव के लिए तशहीर करेगी। जिसके बाद ममता और अखिलेश के एक साथ पब्लिक रैली करने की खबर आने लगी थी, लेकिन कोरोना के सबब इंतखाबी कमीशन की तरफ से लगाई गई पाबंदियों के सबब ऐसा नहीं हो पाया। अब खबर आ रही है कि ममता बनर्जी 8 फरवरी को लखनऊ में समाजवादी पार्टी की एक वर्चुअल रैली से खिताब करेंगी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब के पेश नजर सभी पार्टियां सोशल मीडिया पर सरगर्म नजर आ रही हैं। इस दरमियान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज सोशल मीडिया के जरिए आवाम से गुफ्तगू की। उन्होंने लोगों से सवाल लिए और हर सवाल का बिला झिझक जवाब पेश किया। बातचीत के दौरान एक शख्स ने पूछा कि नौजवानों और खवातीन के इशूज से सियासत में क्या तब्दीली आएगी। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि इन इशूज को उठाने के पीछे ये मकसद है कि खवातीन हमेशा नजरअंदाज की जाती रही हैं, लेकिन अब हम नजरअंदाज नहीं किए जाएंगे। निशा सिंह जी ने पूछा है कि मैम, हमने यूपी में सपा का भी राज देखा है, इस समय भी भयंकर गुंडागर्दी थी। भाजपा राज में भी महिला सुरक्षा का बुरा हाल है। आप लड़कियों की बात तो कर रही हैं, लेकिन क्या बताएंगी कि कांग्रेस कैसे इन सब से एक बेहतर विकल्प है? निशा सिंह जी ने पूछा है। निशा, आपको परखना पड़ेगा, तभी असलियत पता चलेगी, लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि हमारी राजनीति और जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी राजनीति में फर्क ये है कि हम समझते हैं कि हम आपके प्रति जवाबदेह हैं। हम ये ग्रांटेड के लिए नहीं लेते कि आप जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर हमें 5 सालों में वोट देंगे ही देंगे। तो अगर हम सोचते हैं कि आपके प्रति हम जवाबदेह हैं, इसका मतलब है कि हम आपके लिए काम करेंगे। क्योंकि अगर जवाबदेह नहीं होते हैं हम, अगर नेता समझता है कि उसको वोट जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर मिल ही जाएगा, तो काम क्यों करेगा? काम नहीं करेगा तो वो अपनी जवाबदेही पूरी नहीं करेगा। और जब मैं कहती हूँ कि ये जवाबदेही महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं, चाहे अब महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे नए नए संस्थानों को बनाने की बात हो, चाहे नए रोजगार देने की बात हो, चाहे जिस तरह से इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे नौजवान त्रस्त हैं कि एग्जाम देते हैं, दूसरा एग्जाम देते हैं, फिर भी अपनी नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर कोई जवाबदेह नहीं है आपके प्रति, तो उसको ये कभी नहीं लगेगा कि आपकी समस्याओं को सुलझाने की जरूरत है। और कांग्रेस में मुख्य तौर से फर्क क्या है कि हमें मालूम है कि हम आपके प्रति जवाबदेह हैं। हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है आपके लिए काम करना। हम ये नहीं समझते कि आपके लिए कुछ करना एक एहसान है। तो ये सबसे बड़ा। अमित पालेकर गोवा में आम आदमी पार्टी के वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार होंगे। अरविंद केजरीवाल ने पनाजी में चाशुम्बे के रोज इस बात का ऐलान किया। पालेकर भंडारी समाज से हैं, पेशे से वकील हैं। उन्होंने पिछले साल आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। केजरीवाल ने मंगल के रोज पंजाब के सीएम के ओहदे के लिए भगवंत मान के नाम का ऐलान किया था और आज अमित पालेकर के नाम का गोवा के लिए ऐलान किया। तो मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। तो मुझे आज गुड मॉर्निंग द डिग्निटरीज ऑफ द डेज एंड एवरीवन अराउंड हियर।
It's a big day, a little nervous day for me. आज देवी चिमलकरीण, देवी नवदुर्गा आणि आमचो सांकायतान हांच्या आशीर्वादान हांव हांगा उबो आसा. If my father was here today, he would have been proud. आसूंक जाय आशिल्लो असो दिसता. आसतलो खंय तरी आनी आसाच म्हणून आज हांव हांगा पावला. पळयत आसतलो हो मनीस खंय पावलो काय म्हणून. ताची ड्रीम आशिल्ली की एक दीस हांवें व्हडलें नांव करता म्हणून. आज तें जालें आनी ताच्या आशिर्वादानच जालें. म्हाका थँक्यू म्हणून दिसता की आज हांव कित्याक आसा हांगा. स्कॅम्स कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एलएसी पर चीन की फौज की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को घेरा. उन्होंने इसके लिए बराह रास्त पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया. राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि चीन हमारे मुल्क में स्ट्रैटेजिक पुल बना रहा है. वजीर आजम की खामोशी से पीएलए के हौसले बुलंद हो रहे हैं. अब खदशा है कि वजीर आजम कहीं उस पुल का इफ्तिताह करने ना पहुंच जाए. हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मशरकी लद्दाख की सरहद पर एक बार फिर कशीदगी बढ़ने लगी है. इस कशीदगी में इजाफे के पीछे चीन की नई हरकत है. चीन पेंगोंग तसू झील के किनारे एक पुल बना रहा है. ये पुल 400 मीटर से ज्यादा लंबा है और एक बार मुकम्मल होने से चीन को खित्ते में एक अहम फौजी बर्तरी हासिल हो जाएगी. ये पुल 8 मीटर चौड़ा है और पेंगोंग तसू झील के शुमाली किनारे पर चीनी फौज के अड्डे के बिल्कुल जुनूब में वाक़ है. यहाँ चीनी अस्पताल और फौजियों की रिहाइश गाहें भी हैं. ये मशरकी लद्दाख के करीब पेंगोंग तसू झील के साथ एक ऐसा इलाका है जिस पर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तातुल पैदा हो रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 जनवरी की सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में दिखाया गया है कि चीनी तामीराती कारकुन एक भारी क्रेन का इस्तेमाल करते हुए पुल के सुतूनों को कंक्रीट के स्लैब से जोड़ने में मदद कर रहे हैं. राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में इस पुल का जिक्र किया है. इस बार रिपब्लिक डे परेड हर बार की तरह 10 बजे शुरू होने के बजाय आधा घंटा देरी से यानी 10:30 बजे शुरू होगी. वजारत दिफा ने फैसला 26 जनवरी को दिल्ली में कोहरा रहने के अंदाजे की वजह से किया. हालांकि इस बार आम जनता से महज 5000 लोग ही टिकट लेकर राजपथ पर परेड देखने का लुत्फ उठा सकेंगे. रिपब्लिक डे परेड में दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि लगातार दूसरे साल किसी बैरूनी चीफ गेस्ट को भी इन्विटेशन नहीं भेजा गया. पहले 5 मुल्कों के सुदूर को रिपब्लिक डे परेड में बतौर मेहमान बुलाने की तैयारी थी. मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए महज 24,000 लोगों को ही परेड देखने के लिए राजपथ पर आने की इजाजत मिलेगी. इनमें 19,000 लोग इनविटेशन के जरिए आने वाले गेस्ट होंगे जबकि आम लोगों में से महज 5,000 लोगों को ही एंट्री दी जाएगी. इन 5,000 लोगों को परेड देखने के लिए टिकट खरीदना होगा. पिछले साल भी कोरोना वायरस के चलते 25,000 लोगों को ही राजपथ पर एंट्री दी गई थी जबकि 26 जनवरी 2020 की परेड को देखने के लिए राजपथ पर करीब 1.25 लाख लोग पहुंचे थे. हिंदुस्तान छोड़कर भागे कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन में भी झटका लगा है. मंगल के रोज वो ब्रिटेन में अपनी लग्जरी अपार्टमेंट पर कब्जा बरकरार रखने की कानूनी लड़ाई हार गए. ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने स्विस बैंक यूबीएस से लंबे वक्त से चल रहे तनाजे में उन्हें स्टे देने से इनकार कर दिया. मंगल के रोज वर्चुअल सुनवाई में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के डिप्टी मास्टर मैथ्यू मार्च ने कहा कि यूबीएस का 206 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने के लिए और वक्त देने के लिए कोई वजह नहीं है. लंदन के रीजेंट पार्क में 1819 कार्नवल टेरेस समेत लग्जरी अपार्टमेंट में माल्या की 95 साल की मां ललिता रहती है. इसके मालिकों में विजय माल्या, उनके बेटे सिद्धार्थ माल्या और मां ललिता का नाम है. मई 2019 में जज सिमोन बॉर्कर ने माल्या को 30 अप्रैल 2021 तक लोन चुकाने का वक्त देते हुए फ्लैट पर कब्जा बरकरार रखने का हुक्म दिया था लेकिन माल्या इस तारीख तक कर्ज चुकाने में नाकाम रहे. इस बीच यूबीएस हाईकोर्ट पहुंचा. अब यूबीएस कर्ज वसूल करने के लिए इस लग्जरी अपार्टमेंट को बेच सकता है. गुजरात के सूरत शहर में मंगल की रात एक प्राइवेट लग्जरी बस में आग लगने से उसमें सवार एक खातून की जलकर मौत हो गई. इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें खातून खिड़की से बाहर हाथ फैलाकर मदद की गुहार लगा रही है. ये वीडियो देखकर आप बेचैन हो सकते हैं. हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ है जिसे सूरत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूरत के
चीफ फायर ब्रिगेड ऑफिसर बसंत पारेख ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला कि बस में आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। वायरिंग के जलते रहने के चलते गर्मी बढ़ गई, जिससे एसी कंप्रेसर में धमाका हो गया और आग बहुत तेजी से फैल गई। हम तो आदमी नहीं पड़ा को मामा पड़ो अंदर थी ये तो बाटलो से ना काढो नहीं हाँ 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 नहीं कोक ने काढो ने आ पानी साथे समझो छोकरो लागे से को। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में कोरोना के केसेस में दुनिया भर में बहुत भारी इजाफा देखा गया। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 37,07,179 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि अमवात की तादाद भी बढ़ी है। पिछले 24 घंटों में 9,620 अफराद ने इस मोजी वायरस की वजह से अपनी जान गंवाई है। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में मजमूई केसेस की तादाद बढ़कर 33,58,02,417 हो गई, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 55,75,714 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 5,87,55,467 अफराद का इलाज चल रहा है। नए मुतासरीन के मामले में अमेरिका 5,05,000 मरीजों के साथ टॉपर है, जबकि 2,80,000 नए मामलों के साथ हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर है। वहीं 1,10,000 नए केसेस के साथ स्पेन तीसरे नंबर पर है। अमेरिका में 700 नई अमवात दर्ज की गई हैं, वहीं हिंदुस्तान में 436 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस के मामले में भी अमेरिका टॉपर है। पूरी दुनिया में 5,75,00,000 के करीब केसेस हैं और इनमें सबसे ज्यादा 2,39,00,000 केसेस अकेले अमेरिका में हैं। अब तक करीब 33 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस वबा की चपेट में ये आए हैं और उन्होंने इसको मात दी है। वहीं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले चैपल हेडली वनडे सीरीज और 80-20 मैच को ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से रद्द कर दिया गया है। न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया में 30 जनवरी से 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी थी। पहला वनडे 30 जनवरी, दूसरा 2 फरवरी और तीसरा मैच 5 फरवरी को खेलना था। इसके अलावा 8 फरवरी को एक T20 मैच भी खेला जाना था। वहीं न्यूजीलैंड हुकूमत ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुल्क में लौटने वाले सभी लोगों के लिए 10 दिन का क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वनडे और T20 मैच को रद्द कर दिया गया। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 2,80,218 नए केसेस मिले हैं। इस दौरान 1,87,215 लोग ठीक हुए और 436 लोगों की मौत हो गई। अब मुल्क में टोटल एक्टिव केसेस 18 लाख के पार पहुंच गए हैं। फिलहाल एक्टिव केसेस की मजमूई तादाद 18,23,056 है। महाराष्ट्र और कर्नाटका ने तशवीश बढ़ा दी है, जहां केसेस में फिर इजाफा दर्ज किया गया है। हालांकि दिल्ली में केसेस घट रहे हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। कप्तान यश धूल और वाइस कैप्टन शेख रशीद समेत टीम के 6 खिलाड़ी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सभी खिलाड़ियों को आइसोलेट किया गया है। कोरोना इन्फेक्शन होने की वजह कप्तान और वाइस कैप्टन आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में नहीं खेल रहे हैं। टीम की क़यादत निशांत सिंधु कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह टेड्रोस गैब्रियोसिस ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस वबाई मर्ज खत्म नहीं हुआ और ओमिक्रॉन के बाद भी नई शक्लें सामने आने का इम्कान है। WHO के सरबराह की वार्निंग एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब ये दलाइल दिए जा रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत हल्का है और उसने कोरोना वायरस से लाक खतरे को खत्म कर दिया है। टेड्रोस ने कहा कि ओमिक्रॉन का खतरा औसतन कम हो सकता है, लेकिन उसे हल्की बीमारी के तौर पर बयान करना गुमराहकुन है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन कम संगीन केसेस के बावजूद अस्पतालों में दाखिल करने और अमवात का बायस बनने के बावजूद हेल्थ खिदमात को मुतासिर कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड केसेस दर्ज किए गए हैं। WHO के डायरेक्टर ऑफ इमरजेंसीज माइक रियान के हवाले से बताया गया है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए फैलाव से अस्पतालों में दाखिल होने और अमवात में इजाफे की तवक्को है।
Omicron continues to sweep the world. Last week, there were more than 18 million reported cases. The number of deaths remains stable for the moment, but we're concerned about the impact Omicron is having on already exhausted health workers and overburdened health systems. I remain particularly concerned about many countries that have low vaccination rates. अब एक दिलचस्प खबर, कोरोना की तीसरी लहर के बीच डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन हो या सोशल मीडिया के मीम्स, डोलो 650 छाई हुई है। दर्द और बुखार की दवा ने बिक्री के मामले में क्रोसिन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। मार्च 2020 से दिसंबर 2021 तक कोरोना वबा के 20 महीनों में 567 करोड़ रुपए की 350 करोड़ डोलो 650 टैबलेट बिकी है। अगर 1.5 सेंटीमीटर लंबी डोलो की इन 350 करोड़ टैबलेट्स को एक के ऊपर एक रखकर अगर हम देखें तो माउंट एवरेस्ट जैसे 6000 पहाड़ खड़े हो सकते हैं। ये इतनी ऊंचाई है जिसमें 63,000 बुर्ज खलीफा बन सकते हैं। 2021 में डोलो 307 करोड़ रुपए की बिक्री के साथ हिंदुस्तान की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली एंटी फीवर और एनाल्जेसिक दवा बन गई थी। वहीं जीएसके की कालपुल 310 करोड़ रुपए की बिक्री के साथ टॉप पर थी। क्रोसिन 6वें नंबर पर चली गई थी। डोलो 650 बनाने वाली कंपनी बेंगलुरु की माइक्रो लैब्स लिमिटेड है। वहीं कालपॉल और क्रोसिन को यूके की मल्टीनेशनल कंपनी जीएसके फार्मास्यूटिकल्स बनाती है। दिसंबर 2021 में डोलो 650 ने 28 करोड़ 90 लाख रुपए की 28 करोड़ 90 लाख रुपए की टैबलेट बेची थी, तो दिसंबर 2020 के मुकाबले 61.45% ज्यादा है। पैरासीटामोल एक जेनरिक सॉल्ट है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर दर्द और बुखार में किया जाता है। ये 1960 से मार्केट में है। चाहे क्रोसिन हो, कालपॉल हो या डोलो, फार्मा कंपनियां अलग अलग ब्रांड के नाम से पैरासीटामोल सॉल्ट ही बेचती हैं। जिस तरह से बोतल बंद पानी के लिए बिस्लरी और फोटोकॉपी के लिए जीरोक्स ब्रांड का इस्तेमाल होता है, वैसे ही पैरासीटामोल को लोग डोलो बोलने लगे हैं। डोलो 650 को लोग सिर्फ खरीद नहीं रहे हैं, गूगल भी कर रहे हैं। जनवरी 2020 में कोरोना वबा के आने के बाद गूगल पर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने डोलो 650 कीवर्ड सर्च किया है। डोलो 650 को बेंगलुरु की दवा कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड बनाती है। इस कंपनी की शुरुआत 1973 में दवा डिस्ट्रीब्यूटर जीसी सुराना ने की थी। आज इस कंपनी को उनके बेटे दिलीप सुराना चलाते हैं। माइक्रो लैब्स ने अपने पैरासीटामोल ब्रांड डोलो को 650 mg की कैटेगरी में लॉन्च किया है। कंपनी ने जानबूझकर इस बात पर फोकस किया कि सिर्फ हम पैरासीटामोल की 650 mg देते हैं, बाकी ब्रांड्स 500 mg में आती हैं। हिंदुस्तान की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने चाशुंबे के रोज संन्यास लेने का ऐलान किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिली हार के बाद संन्यास लेने का फैसला किया। सानिया ने कहा कि उनका जिस्म अब थकने लगा है, एनर्जी काफी घटने लगी है, इसलिए 2022 का सीजन उनके लिए आखिरी है। सानिया और यूक्रेन की उनकी जोड़ीदार नादिया किशनोक को ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले ही राउंड में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें सिल्वेनिया की तमारा जिदानसिक और काजा जुवान की जोड़ी ने मात दी है। अब सानिया इस ग्रैंड स्लैम के मिक्स डबल्स में अमेरिका के राजीव राम के साथ हिस्सा लेंगी। सानिया मिर्जा ने मैच के बाद कहा कि मैंने फैसला लिया है कि मेरा आखिरी सीजन होगा। मैं एक हफ्ता अपना खेल आगे बढ़ा रही हूं। अभी ये पता नहीं है कि मैं पूरे सीजन तक खेल पाऊंगी, हालांकि मैं चाहती हूं कि पूरे सीजन तक रहूं। सानिया ने अपने करियर में 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। उन्होंने वुमेन्स डबल्स में 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2015 में विंबलडन और यूएस ओपन का खिताब जीता था। मिक्स डबल्स में वो 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2012 में फ्रेंच ओपन और 2014 में यूएस ओपन का खिताब जीत चुकी हैं। सानिया ने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 2003 में की थी। पिछले 19 साल से वो टेनिस खेल रही हैं। सानिया डबल्स में नंबर 1 पर भी रह चुकी हैं। उन्होंने कमर में चोट की वजह से सिंगल्स खेलना छोड़ दिया था। वो सिंगल्स में टॉप 100 में पहुंचने वाली वाहिद हिंदुस्तानी खातून खिलाड़ी रही हैं। सानिया 2018 में बेटे की पैदाइश के बाद टेनिस कोर्ट से दूर हो गई थी। इसके 2 साल बाद उन्होंने कोर्ट पर वापसी की थी। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।